नहीं खोली अपने। मुझे तो चैप्टर सही नंबर नहीं है। पता अभी कौन सा क्या है। सही में। चलिए थर्ड में आ गया ना, ये मैंने गलत बता दिया था। इन ईच लेयर आपका 3/4 ASTX पॉजिटिव टेंशन reinforcement होगा, ठीक है। 4 लेयर्स होगा LX/5 शॉर्टर स्पैन का 1/5, ठीक है, शॉर्टर स्पैन का 1/5। और जहां पे सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है, तो वहां पे 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इन ईच लेयर, ठीक है। इन डायग्राम्स को देखते रहना, जब भी कोई कंफ्यूजन आएगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए, तो फिर हम शुरू करेंगे कॉलम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा, थर्ड सेशन देख लेना, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब चाहिए, इसमें आपका सपोर्ट पे स्लैब रेस्ट्रेंड नहीं है, सपोर्ट को छोड़ के वो उठ सकता है ऊपर, ठीक है, वो वाली चीज है ये, ठीक है। फिर मैंने ये बताया स्पैन बाय डेप्थ 35 होती है माई स्टील के लिए सिंपली सपोर्टेड, और 40 होती है माई स्टील एंड कंटिन्यूस स्लैब के लिए, ठीक है। तो वो सब देख लेना, बहुत बस सिर्फ 9 लोग आए थे उस वाले सेशन में, तो एक बार देख लेना ये, ठीक है। चलिए, तो क्लास 30 स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स आपका मोटा मोटा बता देता हूँ मैं क्या क्या आपको मेन पढ़ना है। एक तो कॉलम आपका एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें ऐसे लोड आता है, सीधा सीधा ऐसे लोड आता है, ठीक है। तो और कॉलम एक्चुअली कॉलम में स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होता है और बेंडिंग भी होती है, ठीक है। पर हम लोग जो कॉलम पढ़ेंगे वो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम डिजाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोड के लिए डिजाइन करेंगे, एक्चुअल लोड के लिए। किसके लिए डिजाइन करेंगे? सिर्फ एक्चुअल लोड के लिए, बेंडिंग के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है। बेंडिंग का डिजाइन आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल लोड के लिए डिजाइन करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। और उसका एक फॉर्मूला होता है, वो 0.4 इंटू FC के, ठीक है, इंटू ACC प्लस 0.67 इंटू FY इंटू ASC, ठीक है। ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील, ACC मतलब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो है आपके कॉलम में, ठीक है। ये 0.4 FC के पता है, FY पता है, ये मेन फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से सारे फॉर्मूले हम, इसी सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो आज थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर अगले क्लास में इस न्यूमेरिकल, अगर फॉर्मूले तक पहुंच गए तो न्यूमेरिकल भी आज ही करा दूंगा मैं, वरना नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम्स, ठीक है। हो सकती है आज क्या सारी थ्योरी हो जाए, ठीक है। अ कंप्रेशन मेंबर कॉल्ड कॉलम इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी RCC स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन सेफली, ठीक है। कैसे? समझ लो, ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये आपका स्लैब है समझ लो, ठीक है। यहाँ पे बीम है इसका, ठीक है, और बीम सपोर्टेड है आपका कॉलम के ऊपर, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। और ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। तो स्लैब डिजाइन सीख गए हैं, बीम डिजाइन सीख गए हैं, अब हम सीखेंगे कॉलम डिजाइन। ये है कॉलम, ठीक है, ये है कॉलम। तो ये है स्लैब, तो स्लैब से लोड गया बीम के ऊपर, बीम से लोड गया कॉलम के ऊपर, और कॉलम से लोड गया फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन से कहाँ गया? धरती में, ठीक है। फाउंडेशन कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है ना, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम कॉलम डिजाइन पढ़ रहे हैं, फिर हम फाउंडेशन डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है। आपका RCC खत्म हो जाएगा। RCC में यही 4 मेन चीजें हैं जो कि पढ़नी है: स्लैब डिजाइन, बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन, फाउंडेशन डिजाइन। स्लैब हो चुका है, बीम हो चुका है, कॉलम पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कॉलम कहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए, मेनली कॉलम्स, ट्रस एंड पेडेस्टल्स आर यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर्स इन बिल्डिंग, ब्रिजेस, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ टैंक, फैक्ट्रीज एंड मेनी मोर स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिजेस वगैरह में आपने देखे होंगे, ब्रिजेस वगैरह में भी यूज होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स में तो मैंने बता ही दिया कहाँ पे बीम को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कॉलम, स्ट्रट, पेडेस्टल्स तीनों ही एक्सियल मेंबर होते हैं, एक्सियल कंप्रेशन झेलते हैं, ठीक है। बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो समझते हैं अभी हम, ठीक है। A column is defined as a vertical compression member, ठीक है, vertical सीधा खड़ा होता है वो, which is mainly subjected to actual load and the effective length of which exceeds 3 times the lateral dimension। मतलब समझ लीजिए आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम है आपका, सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। इसका डायमीटर समझ लीजिए D है, ठीक है, डायमीटर D है। और इसका L इफेक्टिव, L इफेक्टिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं बताऊंगा मैं, ठीक है। L इफेक्टिव, मान लीजिए L इफेक्टिव इसका कुछ है, ठीक है। तो अगर इसका L इफेक्टिव अपॉन D ग्रेटर देन 3 हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन 3 हुआ, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉलम, क्या बन जाएगा ये? कॉलम, ठीक है।
वैसे अगर लेस देन 3 होता है तो उसको पेडेस्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 3 होता है तो उसको पेडेस्ट्रल बोलते हैं। बाकी और भी चीजें होती है जो पेडेस्ट्रल को डिफाइन करती है, पर उसमें से एक चीज ये है, ठीक है। अगर लेस देन 3 है एल इफेक्टिव बाई डी का रेशियो, तो वो ग्रेटर देन, लेस देन 3 है तो पेडेस्ट्रल होगा, ग्रेटर देन 3 है तो कॉलम होगा, ठीक है। समझ गए? ठीक है। और स्ट्रट क्या होता है, जैसे आपने, ये आपकी मिट्टी है, ये आपकी मिट्टी है, ठीक है, आपने गड्ढा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ट्रस में भी यूज होता है, ठीक है, ट्रस में भी यूज होता है, बट स्ट्रट आपका सॉइल में बता देता हूँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ऐसे आपने आपने एक्सकेवेशन कर दी, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे बंदों को काम करना है ना। तो ये सॉइल गिर सकती है नीचे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम स्ट्रट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्ट्रट, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रट्स लगाते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में कहाँ यूज होता है ये बता रहा हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर में तो आपको पता ही होगा, ट्रस में यूज होता है स्ट्रट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रट। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला लोड इस पे आ रहा है ऐसे करके, ये वाला लोड इस पे आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ये भी कंप्रेस कर रहा है ना उसको। तो ये जो स्ट्रट है ये एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स झेल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रट, ठीक है। कॉलम, पेडेस्टल, स्ट्रट बताया मैंने आपको, ठीक है। लिखा हुआ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगर इक्वल टू 3 होगा तो पेडेस्टल ही होगा ना। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना, लेस देन इक्वल टू 3 होगा पेडेस्टल होगा, ठीक है। चलिए, द कंप्रेशन मेंबर इज इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स इट्स लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड पेडेस्टल, ठीक है। अरे संदीप, क्या कर रहे हो यार तुम, अभी तो बताया मैंने, लिखा भी आया है यहाँ पे पीडीएफ पीपीटी में, ठीक है। चलो, ठीक है। अ कंप्रेशन मेंबर इज इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल एंड सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड इज कॉल्ड स्ट्रट। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रट, है कि नहीं। यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे स्ट्रट, यहाँ पे स्ट्रट, तो हॉरिजॉन्टल है ना ये, ठीक है। अगर ये चीज वर्टिकल होता है तो कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है तो स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रट्स आर यूज्ड इन ट्रसेस, ठीक है। ट्रस आपको पता ही होगा, ट्रस आपके जो ब्रिजेस में लगाते हैं आपने, ऐसे आपने वो, कौन सा ब्रिज है वो, जो आपका कोलकाता में एक ब्रिज है ना, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। उस वाले ब्रिज में आपका ट्रस सिस्टम है, ठीक है। तो इस ट्रस में, ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके स्ट्रट्स होते हैं, ठीक है। ट्रस के जो मेंबर होते हैं वो आपके स्ट्रट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, हाँ, ठीक है। हाँ, रूफ, ट्रस में, रूफ में भी होता है ट्रस, ठीक है। रूफ में भी ट्रस होता है आपके, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ते हैं, ये सब थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, अगर आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलम में क्लासिफिकेशन के बहुत सारे इसके तरीके हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है शेप, की सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर कॉलम है, ठीक है, हॉलो कॉलम है। मटेरियल कंस्ट्रक्शन, टिम्बर, वुड का बना है कि आरसीसी का बना है या स्टील का बना है, ठीक है, इस चीज में। टाइप ऑफ लोडिंग, मतलब कैसी लोडिंग है, सिर्फ एक्चुअल लोडिंग है या एक्चुअल लोडिंग के साथ बेंडिंग भी हो रही है उसकी, ठीक है। जिस कॉलम में एक्चुअल लोडिंग के साथ बेंडिंग भी हो रही होती है ना, वो वाला उसका उसका जो डिजाइनिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आपके एग्जाम्स में, यहाँ तक कि आप आगे जाके जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे उसमें भी आपका कॉलम विद बेंडिंग नहीं आता है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे एक्चुअल लोडिंग का पढ़ाऊंगा मैं, कंप्रेसिव लोड का, वही आपके एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, चाहे कॉलेज में हो चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो, ठीक है। तो आपका जो मेन जो कॉलम है वो एक्चुअल कंप्रेशन के लिए ही डिजाइन करते हैं, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में। चलिए, स्लेंडरनेस रेशियो मैं बता दूं, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका होता है एल बाई आर, ठीक है। एल होता है एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, ठीक है। और डी होता है, ये होता है आपका लेटरल डायमेंशन, ठीक है। क्या होता है, लेटरल डायमेंशन मान लो, एल बाई डी मान लो, ठीक है, या फिर एल बाई आर मान लो। हम समझते हैं आगे जाके यहाँ पे कौन सी स्लेंडर रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, कौन सी स्लेंडरनेस रेशियो की बात हो रही है वो समझते हैं हम, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ लेटरल रिइंफोर्समेंट, लेटरल रिइंफोर्समेंट क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मोटा मोटा बताता हूँ, देखिए भाई, कॉलम ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कॉलम होता है, ठीक है। और ये आपका ऐसे रिइंफोर्समेंट देते हैं उसमें, ठीक है।
ऐसे आपका उसमें रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक दिया है मैंने आपको आपका इसमें, ठीक है, ये बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है आपका इस साइड और इस साइड ना भागे, उसके लिए हम इसमें लेटरल रीइंफोर्समेंट देते हैं। कैसे, ऐसे रिंग बनाते हैं इनके इर्द गिर्द, ठीक है, ऐसे रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, जो मैंने सीधा सीधा ब्लैक कलर का बनाया है, और ये जो ब्राउन कलर का बनाया है इसको बोलते हैं लैटरल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। लैटरल रीइंफोर्समेंट में दो प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने सिंपल बना दिया, सर्कुलर सर्कुलर लैटरल रीइंफोर्समेंट बना दिया मैंने। एक हेलिकल भी होता है, बता दूंगा आगे जाके कैसे देते हैं उसको, ठीक है। तो यही है वो दो टाइप के रीइंफोर्समेंट जो देते हैं, ठीक है, लैटरल रीइंफोर्समेंट जो देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कैसा शेप है, सबसे पहले शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉलम में बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पेंटागन, हेक्सागोनल। आपको ज्यादा ध्यान, आपको बस इनके नाम ध्यान रखने हैं, वरना डिजाइनिंग में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ही आते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी देखोगे तो 90% आपकी बिल्डिंग्स में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कॉलम्स ही होते हैं, ठीक है। और भी शेप्स याद रख लो, बट डिजाइनिंग के लिए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर ही मेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपके शेप्स आ गए, ठीक है। चलिए फिर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टिम्बर कॉलम होते हैं, टिम्बर मतलब वुड, ठीक है। टिम्बर कॉलम जनरली फॉर लाइट लोड, ऑब्वियसली बात है। आरसीसी और स्टील जो होते हैं यही आपके हैवी लोड उठाने के लिए होते हैं, ठीक है। वरना आपके टिम्बर कॉलम्स तो बहुत नॉर्मल नॉमिनल से कॉलम्स हैं, डिजाइनिंग वगैरह अगर डिजाइनर कुछ बनाना हो तो यूज करते हैं, वरना हैवी लोड्स के लिए हम ये यूज नहीं करते, ठीक है। दे आर यूज्ड इन स्मॉल ट्रसेस एंड वुडन हाउसेस, ठीक है। आपने देखे होंगे फिल्मों में या कभी देखा होगा वुडन टाइप के हाउस बनते छोटे मोटे, जिसमें बस स्टोरेज करने के लिए होता है, तो उसमें कॉलम्स जनरली यूज कर लेते हैं वुडन का। बट जनरली जहाँ पर उन घरों में जहाँ पे लोग रह रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज या ऑफिस, वहाँ पे आपके आरसीसी या स्टील कॉलम्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉल्ड पोस्ट। आपका आ सकता है थ्योरी में कि डिफाइंड पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट आपका क्या होता है, टिम्बर कॉलम्स ही होते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। टिम्बर कॉलम्स को ही पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेसनरी कॉलम, दे आर यूज्ड फॉर लाइट लोड। मेसनरी मतलब आपके ब्रिक्स के बने हुए कॉलम्स, ठीक है, ब्रिक के कॉलम्स बने हुए, ब्रिक एंड सीमेंट के, ठीक है। तो ब्रिक एंड सीमेंट तो ऑब्वियसली बात है आरसीसी से कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आरसीसी कॉलम आर यूज्ड मोस्टली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर आरसीसी स्ट्रक्चर्स लाइक टैंक, बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए फिर है स्टील कॉलम। स्टील कॉलम्स आर यूज्ड फॉर हैवी लोड। स्टील कॉलम्स अगर आरसीसी कॉलम से भी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है स्टील कॉलम का, ठीक है, आरसीसी कॉलम से भी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है स्टील कॉलम का, ठीक है। कॉम्पोजिट कॉलम्स आर यूज्ड फॉर हेवी कॉलम, दे कंसिस्ट ऑफ स्टील सेक्शंस लाइक जॉइस्ट, आई और एच एम्बेडेड इन कंक्रीट। इसका मतलब क्या है, आपका आप आगे जाके जब 6 सेम में स्टील पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कुछ स्टील मेंबर्स होते हैं, आई सेक्शन, ठीक है, आई सेक्शन स्टील, समझ लो ये पूरा स्टील का बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्टील का बना हुआ है, तो ये कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सेक्शन, ठीक है। पर इसका एरिया जो होता है वो टोटल एरिया के 20% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे तो आपको सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉम्पोजिट सेक्शंस में क्या होता है, आपका स्टील का पूरा एक सेक्शन होता है, वो कंक्रीट के अंदर घुसा। आप बोलोगे सर आरसीसी को कॉम्पोजिट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आरसीसी में इतना एरिया नहीं होता। आरसीसी कॉलम में जो स्टील का एरिया होता है वो 1 to 2 एट द मोस्ट 3% होता है टोटल एरिया के, ठीक है। तो इसलिए तो कॉम्पोजिट नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉम्पोजिट कॉलम में पूरा का पूरा स्टील का सेक्शन ही हम कंक्रीट के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे स्टील पाइप है, स्टील पाइप को कंक्रीट के अंदर घुसा दिया हमने, ठीक है। तो इसमें एरिया बहुत ज्यादा होता है ऑफ, एरिया का प्रपोर्शन है स्टील का, वो टोटल एरिया का बहुत ज्यादा होता है, पर फिर भी 20% से ज्यादा नहीं होता। इससे ज्यादा ही होता है बट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, रहा थ्योरी है ये तो, रहा समझने की तो क्या ही जरूरत है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ अगर डाउट हो पूछ लेना, वैसे मेरे ख्याल से ये खुद पढ़ने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर है टाइप ऑफ लोडिंग के हिसाब से, एक्चुअली लोड है, एसेंट्रिकली लोड है। एक्चुअली मतलब कॉलम है, ठीक है, उसमें सीधा सीधा लोड लग गया, नो बेंडिंग, ठीक है, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली लोडेड है, ठीक है। ठीक है, और फिर इसेंट्रिकली लोडेड। इसेंट्रिकली लोडेड मतलब वो बीच में लगेगा, कहीं यहाँ लग जाएगा, ठीक है।
तो इस वाले में कॉलम की बेंडिंग भी होती है, ठीक है, कॉलम में बेंडिंग भी होती है, ठीक है। सेंट्रिकली लोडेड कॉलम में आपकी बेंडिंग भी होती है, एक्चुअली में बेंडिंग नहीं होती, बेंडिंग होती है पर इतनी कम होती है कि उसके लिए डिजाइन नहीं करते हम, ठीक है। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स में बेंडिंग भी होती है, ठीक है, पर इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स हम जनरली डिजाइन नहीं करते, सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे इनके कोई न्यूमेरिकल आया तो देख लेंगे, वरना तो मोस्ट इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक्चुअली लोडेड कॉलम्स ही मेन है आपका पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए the column which are subjected to loads acting along the longitudinal और centroidal axis, मतलब ये देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, इसका ये एक्सिस है, एक्सिस तो पता है क्या होता है, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रोइड यहीं पर, और इसी ए या इसी के बिल्कुल आसपास ही कहीं पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, या तो इसी पे एक्ट करे सीधा या फिर इसी के आसपास, कितना आसपास वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये ई कितना हो सकता है ताकि उसको हम एक्चुअली लोडेड कॉलम मान ले, ठीक है। कुछ ई का लिमिट होता है, ठीक है, ये जो एक्सिस से दूर जो आपका लोड लग रहा है, कितना दूर लग रहा है उसको हम ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो कितना दूर लग सकता है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से ताकि उसको हम एक्चुअल मानते रहे, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे कितना होता है। बाकी आप अभी समझिए एक्चुअली लोडेड कॉलम्स आर दोज कॉलम्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू लोड्स एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल और सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, समझ गए। These columns are subjected to direct compressive stresses only. Direct compressive stresses only. No bending. No bending develops anywhere in the column section. ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होती, कहीं टेंशन वेंशन डेवलप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। चलिए eccentrically loaded columns are those in which load do not act on the longitudinal axis subjected to direct compressive stresses. Direct compressive stress भी होता है इसमें और बेंडिंग भी होती है, ठीक है। एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स में सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल बेंडिंग और बायएक्सियल बेंडिंग। क्या होता है इसका मतलब कि आपका ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के अबाउट बेंडिंग, वाई के अबाउट बेंडिंग, ठीक है। तो अगर दोनों के अबाउट बेंडिंग हो रही है, तो दोनों के अबाउट बेंडिंग हो रही है तो क्या बोलेंगे, बाई एक्सियल, कि भाई दोनों एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है। और यूनिएक्सियल तब होगा जब सिर्फ एक्स एक्स ओनली या तो एक्स के अबाउट बेंड करेगा या तो सिर्फ वाई के अबाउट बेंड करेगा, ठीक है। अभी डायग्राम आएगा तो समझोगे कैसे कैसे बेंडिंग हो रही है ये, ठीक है। बाकी आपको बस ये समझना है बाई एक्सियल बेंडिंग मतलब दो एक्सिस या उससे अधिक एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, और यूनिएक्सियल मतलब सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है। चलिए ये देखिए आप डायग्राम डायग्राम समझ पा रहे हैं आप, देखिए ये पहला, देखिए पहला लोड यहाँ पे लग रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस भी यही है और यहीं पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक है। फिर है सेंट्रिकली लोडेड कॉलम यूनी एक्सियल बेंडिंग वाला, कौन सा, यूनी एक्सियल बेंडिंग वाला, ठीक है। उसमें देखिए लोड यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ठीक है। तो किसके अबाउट बेंड होगा बताओ, ये वाई के अबाउट बेंड होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का जो सेंट्रॉइड पे आ रहा है लाइन उस पे नहीं लग रहा है लोड, बट एक्स एक्सिस का सेंट्रॉइड से जो गुजर रहा है लाइन उस पे लग रहा है लोड, ठीक है। तो ओनली अबाउट वाई एक्सिस बेंड करेगा ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट बेंड करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर देखो पी यहाँ पर लग रहा है, तो वो ना ही एक्स में, ना एक्स में लग रहा है ना वाई में लग रहा है, वो कहीं और ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बेंडिंग होगी, ठीक है। देखो 3D में भी बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला डायग्राम में कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें मैं रुकता हूँ 1 मिनट, बताओ कोई कोई डाउट तो नहीं है इस वाले में, समझ में आ गया, एक्सियल यूनी एक्सियल बाई एक्सियल बेंडिंग, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये प्रिंस बोल रहे हैं नो सर, नो सर मतलब समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है, चलो ठीक है, डाउट ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई होगा वैसे तो, ठीक है। चलिए फिर है, हाँ फिर है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो सब अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए the slenderness ratio of a compression member is defined as the ratio of effective length to the least lateral dimension। मतलब क्या है इसका, देखिए समझ लीजिए आपका ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, इसी में आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन का कंफ्यूजन आता है, वरना कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है।
ये आपका लेंथ है एल इफेक्टिव, ठीक है। एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये इसका विड्थ है, ये इसका डेप्थ है, ठीक है। तो बताओ अगर विड्थ है 100 mm, ठीक है, और डेप्थ है 200 mm, ये बताओ लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगा इसका, लीस्ट लेटरल डायमेंशन बताओ क्या होगा इसका, बताओ चैट पे। अभी सेशन जब खत्म हो जाएगा ना तो एक नया सेशन बनाएंगे ना, उसमें आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, बी, वेरी गुड, ठीक है, 100 mm। तो इसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। स्लैंडरनेस रेशियो इज द लेंथ ऑफ, इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। को मैंने सर्कुलर का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि सर्कुलर में डायमीटर ही तो होता है, और तो कोई होता नहीं है। तो सर्कुलर में जो डायमीटर होगा वही आपका बन जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर में आपका विड्थ भी होता है, डेप्थ भी होता है, और जनरली आपका विड्थ डेप्थ से कम होता है, तो वही अपना लीस्ट लेटरल डायमेंशन बन जाता है, ठीक है। एल इफेक्टिव बाई बी या एल इफेक्टिव बाई डी, वो आपको देखना है कि कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर डी छोटा है तो डी बना देंगे, डी छोटा तो बी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉलम आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लैंडरनेस रेशियो, ठीक है। एक होता है मेरे ख्याल से शॉर्ट कॉलम, एक होगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर आपका, एक मिनट, अगर आपका एल इफेक्टिव, ठीक है, बाई डी और बी, जो भी छोटा है आपका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, लेस देन 12 है, ठीक है, दोनों ही लेस देन 12 है, ठीक है। आप एल इफेक्टिव बाई डी भी निकालोगे जब भी आपका रेक्टेंगुलर गिवन होगा, और एल इफेक्टिव बाई बी भी निकालोगे, ठीक है, दोनों निकालोगे आप, ठीक है। अगर दोनों के दोनों, ठीक है, बोथ बोथ आर लेस देन 12, ठीक है, बोथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों, इनमें से एक भी अगर ग्रेटर देन 12 होगा ना, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। बोथ आर लेस देन 12, बोथ आर लेस देन 12, तो वो क्या होगा, शॉर्ट कॉलम, क्या होगा, शॉर्ट कॉलम, इसी की डिजाइनिंग करते हैं हम, ठीक है। लॉन्ग कॉलम की डिजाइनिंग नहीं आती है एग्जाम्स में, ठीक है, वो हम नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होती है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी नहीं आता है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स ही आता है, ठीक है। बोथ आर लेस देन 12, ठीक है, बोथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक भी अगर ग्रेटर देन 12 हुआ ना, तो वो सीधा सीधा लॉन्ग कॉलम बन जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। चलिए, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम समझ गए, वही चीज लिखी आएगी यहाँ पे अभी, ठीक है। द कॉलम इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट व्हेन द स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम, दैट इज रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ही बी माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि विड्थ ही छोटा होता है। बट अगर कभी किसी भी स्ट्रेन सिचुएशन में आपको लगे कि डेप्थ छोटा आ रहा है, डेप्थ यूज कर लेना, ठीक है, वरना बी ही छोटा होता है, इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, ठीक है, चलिए। इफ द स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन 12, इट इज कॉल्ड लॉन्ग और स्लेंडर कॉलम, ठीक है, समझ गए। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, स्लैंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं यार, क्यों, क्यों लीस्ट की, अबे जब आपके, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मनदीप, ठीक है, आरसीसी में और सोम में, देखिए सोम में आपका एल बाई आर बताया होगा, ठीक है, इसमें आर आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो एल बाई आर होता है ना, इसको हम स्टील में एंड सोम में यूज करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर एल इफेक्टिव बाई डी, यहाँ पर अलग एल इफेक्टिव बाई डी और बी, जो भी है आपका, ठीक है, उसको आरसीसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इस वाले से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टील एंड सोम में एल बाई आर होता है, एल इफेक्टिव बाई डी या बी ये आपका आरसीसी में होता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ देखो, आईएस कोड के हिसाब से आपको एल इफेक्टिव बाई डी, एल इफेक्टिव बाई बी दोनों ढूंढना है, ठीक है, एल इफेक्टिव बाई डी एंड एल इफेक्टिव बाई बी। पर देखो यहाँ पर एल इफेक्टिव बाई बी ही लिखा हुआ है, इस क्योंकि अगर एल इफेक्ट, अगर बी बड़ा है, अगर बी छोटा है,
डी से, जो जनरली होता है 90% केस में आपका बी डी से छोटा होता है। तो अगर एल इफेक्टिव बाई बी लेस देन 12 हुआ तो क्या एल इफेक्टिव बाई डी अपने आप लेस देन इक्वल टू 12 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आईएस कोड के हिसाब से आपको दोनों के दोनों रेशियो निकालने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है टाइप ऑफ लेटरल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आरसीसी कॉलम हैज लॉन्गिट्यूडनल लेटरल रीइंफोर्समेंट, ड्राइंग करके बताया था मैंने आपको। ठीक है, दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच longitudinal steel is laterally supported or tied. ठीक है, column with longitudinal steel and lateral ties. In this type of arrangement, longitudinal bars are tied laterally at suitable intervals with the help of ties as shown. ठीक है, मैंने बताया था आपको longitudinal steel क्या होता है, lateral ties क्या होता है। longitudinal steel आपके पूरे पूरे आपके एरिया में देते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ ये लेटरल टाइज होते हैं। ठीक है, जो इन रीइंफोर्समेंट को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, लेटरल टाइज। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये है फिगर 2। ठीक है, ये है स्पाइरल और हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये तो सीधा सीधा जा रहा है, ऐसे करके गोल गोल जा रहा है लेटरल रीइंफोर्समेंट जो है। ठीक है, और हेलिकल क्या होता है, ऐसे करके जाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं पूरा, समझ रहे हो, ऐसे करके ऊपर ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टील तो वैसे का वैसे ही प्रोवाइड हुआ है जैसे प्रोवाइड होता है, बट हेलिकल स्टील आपका ऐसे करके जा रहा होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके जा रहा होता है। ठीक है, ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, ये लेटरल टाइज है। ठीक है, नॉर्मल सर्कुलर टाइज मान लो, लेटरल टाइज मान लो। ठीक है, ठीक है, और हेलिकल रीइंफोर्समेंट आपका ये है। ठीक है, समझ गया, ये दो टाइप के लेटरल रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, और आपका जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से 5% ज्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है, समझ लीजिए ये बी है, ये समझ लीजिए ए है। ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, ये डक्टिलिटी होती है। ठीक है, बी का डक्टिलिटी जो है वो ए के डक्टिलिटी से 5% ज्यादा है। ठीक है, ये फॉर्मूले में कैसे लगाते हैं हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, लेटरल रीइंफोर्समेंट ऐसे होते हैं। ठीक है, और हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिपलिंग लोड क्या होता है आपका, ये बताइए पहले मनदीप सिंह। क्रिपलिंग लोड मैंने बताया कि आपको क्रिपलिंग लोड आपका क्या होता है, जब ज्यादा शेयर आता है उसमें। ठीक है, जब ज्यादा शेयर आता है। ठीक है, तो क्रिपलिंग लोड का हम समझेंगे। ठीक है, क्रिपलिंग लोड आप बताइए मनदीप, आप कौन सी लोड के बारे में बात कर रहे हैं? हेलिकल टाइज, लेटरल टाइज, बताइए क्रिपलिंग लोड कब आता है आपको, ये बताइए मनदीप सिंह, क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ाया है नहीं, तो आप बताइए जरा क्रिपलिंग लोड कब आता है मनदीप। हाँ, तो हम किस लिए डिजाइन कर रहे हैं कॉलम को? बकलिंग के लिए ही कर रहे हैं ना। तो बकलिंग के लिए बिहेवियर क्या चाहिए कॉलम का हमें? डक्टाइल बिहेवियर चाहिए। तो अगर डक्टाइल बिहेवियर के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि ये हेलिकल रीइंफोर्स वाला कौन सा डक्टाइल होता है, तो क्रिपलिंग लोड के लिए भी यही डक्टाइल होता होगा ज़्यादा, ये ज़्यादा सेफ होता होगा। ठीक है, वैसे अगर कुछ और डिफरेंट होगा तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वैसे क्रिपलिंग लोड भी एक तरीके का आपका कंप्रेसिव लोड ही है, बकलिंग ही करा रहा है वो उसकी। ठीक है, और बकलिंग करा रहा है तो उसमें टेंशन आ रही है। ठीक है, अगर टेंशन देखिए, बकलिंग कैसे होगी, बकलिंग ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ तो बकलिंग ऐसे होगी आपकी, और कैसे बकलिंग ऐसे ही होगी। तो बकलिंग अगर ऐसी होगी, टेंशन बन रहा है, अगर टेंशन बन रहा है तो डक्टाइल होना चाहिए उसको। ठीक है, बाकी कुछ और डिफरेंट होगा तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया आपको, टाइप ऑफ लेटरल टाइज। ठीक है, लेटरल टाइज और हेलिकल हेलिकल टाइज। ठीक है, दो टाइप के टाइज होते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम मतलब ऐसे आपका कॉलम है। ठीक है, वो किस तरीके से सपोर्टेड है, यहाँ पे, उसके हिसाब से आपका सपोर्ट टाइप के हिसाब से आपका इफेक्टिव लेंथ बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है, क्या होता है? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये कॉलम है। ठीक है, ये आपका कॉलम सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये कॉलम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बेंडिंग का, ठीक है, कुछ ऐसे बेंड करेगा वो। ठीक है, कुछ ऐसा बेंड करेगा कॉलम, अगर बेंड किया तो। ठीक है,
तो जहां पर उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जहां पर उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ? पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं? इस इसको भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको? चलो यार, अभी ना टाइम कम बाकी है, मैं सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, ठीक है? सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, उसके बाद आपको सेशन में आइए, ठीक है? चलिए, सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, लेस देन 1 मिनट है इसमें, इसलिए चलिए सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम पे खत्म किया था हमने, ठीक है? तो आपका जो ऐसे आपका ये कॉलम जैसे बेंड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट होगी, यहाँ कुछ बेंडिंग मोमेंट होगी, ठीक है? तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ जीरो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है? तो जैसे समझ लीजिए कि ये कॉलम यहाँ पे सपोर्टेड था, यहाँ सपोर्टेड था, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो हुई, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो हुई, यहाँ बेंडिंग मोमेंट नॉन जीरो है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में ही तो इफेक्टिव बेंडिंग होगी, है कि नहीं? यहाँ नो बेंडिंग, यहाँ कोई बेंडिंग नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपकी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये जो आपका लेंथ होता है, जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बीच का लेंथ होता है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव लेंथ, ठीक है? और ये जो डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर के बीच में, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? तो वो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस है और कैसे कैसे चेंज होता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? आप लोग पेज नंबर 94 खोल के बैठना, ठीक है? उसी को एक्सप्लेन करेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है? चलिए, इफेक्टिव लेंथ कैन बी डिफाइंड एज दी effective length can be defined as the length of an equivalent pin-ended column having the same load carrying capacity as the member under consideration. Pin-ended column मतलब देखिए, आपका जैसे समझ लीजिए ये सपोर्ट है, यहाँ पर पिन है, ठीक है? ये कॉलम गया, यहाँ पर भी पिन है, ठीक है? तो पिन एंडेड में क्या होता है? जितना इसका लेंथ होता है वही इसका एल इफेक्टिव होता है, ठीक है? पिन एंडेड कॉलम एक ऐसा सपोर्ट कंडीशन है जहां पर आपका जो लेंथ जितना होता है कॉलम का, उतना ही लेंथ आपका एल इफेक्टिव होता है, ठीक है? मतलब यहाँ बेंडिंग मोमेंट जाके जीरो होती है और यहाँ बेंडिंग मोमेंट जाके जीरो होती है, ठीक है? ठीक है, और ऐसे बेंड होता है ये, ठीक है? तो एल इज इक्वल टू एल इफेक्टिव होता है, ठीक है? The smaller the effective length of particular column, the smaller is danger of lateral buckling and greater is its load carrying capacity. मैंने बीम के टॉपिक में ही बताया था कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं? उसी हिसाब से जितना कम कॉलम का लेंथ होगा उतना ही कम वो डिफ्लेक्ट करेगा लेटरली, ठीक है? ये होता है लेटरल डिफ्लेक्शन, लेटरल बकलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है? ये जो यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है? समझ गए? इसी को बोलते हैं लेटरल बकलिंग। तो लेंथ जितनी कम, लेटरल बकलिंग उतनी ही कम, ठीक है? और जितनी बकलिंग कम, लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है? ये तीन चीजें समझ में आई? किसी को डाउट है इसमें? जितना लेंथ कम उतना ही बकलिंग कम, उतना ही लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा, ठीक है? समझ गए? ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉलम सीधा रहेगा तो ही तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो लोड थोड़ी कैरी कर पाएगा, ठीक है? चलिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है? ठीक है, पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है, ऑफ द बकल्ड कॉलम। समझ गए? The unsupported length of column is the clear length or the height between the floor and the lower level of ceiling. Under the action of load, the column buckles or deflects as shown. ठीक है, ये समझ गए आप? ठीक है, इसी की बात कर रहा था मैं, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये पिन एंडेड है, ठीक है? ये पिन है, यहाँ पर ये पिन एंडेड सपोर्ट्स है, ठीक है? पिन मतलब हिंज। तो देखिए जितना लेंथ है उसी के बीच में बेंडिंग हो रही है, देख रहे हो? इफेक्टिव बेंडिंग उसी के बीच में, यहाँ पर ही बेंड हो रहा है, यहाँ पर ही बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? एल इज इक्वल टू एल इफेक्टिव है आपका, ठीक है? ठीक है, अब अगर देखोगे पेज नंबर 94 में भी थर्ड केस, effectively handle position at both the ends but not restrain against rotation, ठीक है? यहाँ पर भी एंगल कुछ बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल कुछ बन रहा है, तो रोटेशन सपोर्ट तक हो रहा है, ठीक है? सपोर्ट तक रोटेशन हो रही है उसकी, ठीक है? तो पिन एंडेड को इसलिए ये बोलते हैं कि effectively held in position but not restrain against rotation, ठीक है? आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ही पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, बस ये है कि जो आपके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो हम लेंथ का वैल्यू यूज करते थे उससे हल्का सा चेंज्ड वैल्यू हम आरसीसी में यूज करते हैं, ठीक है? कहाँ कहाँ चेंज आएगा बताऊंगा मैं आपको। बाकी इसका आपका इफेक्टिव लेंथ होता है
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड शेड डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ एंड सपोर्ट और डिग्री ऑफ एंड रेस्ट्रेंट। ठीक है, रेस्ट्रेंट मतलब वो आपके एंड में सिर्फ और सिर्फ पकड़ के रखा है कॉलम को, या फिर कॉलम को रोटेट होने से भी रोक रहा है, वो होता है रेस्ट्रेंट। ठीक है, कितना वो कॉलम को वहां पे सपोर्ट्स पे रोक सकता है। ठीक है, ठीक है। डिजाइन ऑफ कॉलम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, मैंने बताया था आपको एल इफेक्टिव बाई डी, है ना, ये सब निकालते हैं हम, तो हर जगह हम इफेक्टिव लेंथ ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एनेक्चर ई, वही मैंने एनेक्चर ई बोल रखा था, पेज नंबर 94 gives the value of effective length for various end conditions in terms of its unsupported length। ठीक है, आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन में एल गिवन रहेगा और बोलेगा भाई सपोर्ट कंडीशंस ये है, उस हिसाब से आपको टेबल नंबर 28 पेज नंबर 94 इसमें देखना है कि भाई इसमें से कौन सा एंड रेस्ट्रेंट क्वेश्चन में गिवन है, एल कितना गिवन है, उन दोनों के हिसाब से आपको एल इफेक्टिव निकालना है। समझ गए? ठीक है, चलिए ये आपका टेबल है। ठीक है, पहला है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ दी एंड। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, देखिए यहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही है सपोर्ट पे, सिर्फ यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, देख रहे हो ना, सिर्फ इन दोनों के बीच में बेंडिंग हुई है, यहाँ यहाँ पर सपोर्ट्स के पास बेंडिंग हुई ही नहीं है। ठीक है, डॉटेड लाइन जो है वो बेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका इफेक्टिव लेंथ तो इतना ही हो गया जहाँ जिस के बीच में बेंड हो रहा है वो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, सोम में आपने पढ़ा होगा कि ये 0.5 एल होता है। ठीक है, और आरसीसी में इसको 0.65 एल लेते हैं। ठीक है, आरसीसी में कितना लेते हैं, 0.65 एल। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, समझ गए? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेन अगेंस्ट रोटेशन बोथ दी एंड, मतलब दोनों एंड फिक्स्ड है। मैंने बताया था फिक्स सपोर्ट पता ही होगा आपको, फिक्स सपोर्ट में रोटेशन भी नहीं हो पाती है और उसका मूवमेंट तो रेस्ट्रेंट होता ही है। ठीक है, चलिए फिर है दूसरा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बोथ दी एंड्स रेस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो सपोर्ट बेंड हो गया, बट यहाँ पर बेंडिंग सपोर्ट्स पे नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाला केस सिर्फ एक ही सपोर्ट पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल वैल्यू इफेक्टिव लेंथ हमने पढ़ा होगा सोम में 0.7 एल। ठीक है, या फिर एल बाई टू होता है। ठीक है, ठीक है, एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आरसी में इसको लेते हैं हम 0.8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एल गिवन रहेगा और ये एंड कंडीशन गिवन रहेंगी, उस हिसाब से आपको एल इफेक्टिव निकालना है और फिर आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है ना, चलिए फिर है इफेक्टिवली हेल्ड एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड। ठीक है, बोथ एंड आर हिंज्ड, हिंज्ड या पिन्ड। ठीक है, दोनों एक ही बात होता है, ये तो मैंने समझाई दी आपको, जितना अनसपोर्टेड लेंथ होता है उतना ही उसका इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, आरसी सोम में दोनों ही सेम ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेनिंग रोटेशन एट बर्थ एंड। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एंड फिक्स्ड है। ठीक है, उसको वहां पे पोजीशन में रखा भी हुआ है और रोटेट भी होने नहीं दे रहा है उसको। ठीक है, बट दूसरा एंड पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है, फ्री है पर सिर्फ पोजीशन में। ठीक है, रोटेशन में नहीं, देखो ये सिर्फ ऐसे से ऐसे गया है। ठीक है, एंगल इसका भी वही है। ठीक है, तो ऐसा था तो ऐसा गया है अब। ठीक है, ठीक है, ऐसा गया है। ठीक है, ऐसे नहीं चला गया है या ऐसा नहीं टेढ़ा नहीं हो गया है वो। ठीक है, अगर ऐसा सीधा था तो सीधा का सीधा इस तरफ गया है। ठीक है, और यहाँ पर तो बेंडिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस केस में स्टोम में तो यही होता था जो हमारा इसमें होता था। ठीक है, 1 × L, बट आरसीसी में इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सोम वाले तो कोई याद होंगे ही और कंडीशंस भी याद होंगे, आपको बस ये देखना है कि आरसीसी में डिफरेंट होता है। ठीक है, सोम से हल्का सा बढ़ाकर आरसीसी में यूज करते हैं इस लेंथ को। ठीक है, ठीक है, चलिए 4 केस समझ में आ गए। अब कितने केस बाकी हो गए, 3 और केसेस हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रेस्ट्रेनिंग रोटेशन वन एंड। ठीक है, मतलब एक एंड तो फिक्स्ड है इसका। ठीक है, पोजीशन में भी रखा हुआ है, रोटेशन भी होने नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड अदर एंड इज पार्शियली रिस्ट्रेन्ड। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसको बेंड होने दे रहा है। ठीक है, बट पूरा बेंड नहीं होने दे रहा है। ठीक है, सिर्फ पार्शियल बेंडिंग हो रही है वहां पे, तो उसका 1.5 एल हो जाएगा। 1.2 एल कब था, जब एक एंड से फिक्स था, दूसरे एंड में पोजीशन हिल रही थी पर रोटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, पोजीशन में हिल सकता है और थोड़ा बहुत रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसका 1.5 एल हो जाता है लेंथ। ठीक है,
ये आदित्य कुमार साहा, ये आईएस कोड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने खुद के एंड में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, फिर effectively held in position at one end but not restrained against rotation, ठीक है। मतलब देखो, जो एक एंड जो बेचारा अभी तक फिक्स था, उसको भी पिन कर दिया इनने, ठीक है। और यहाँ पर तो रोटेशन भी हो रही है, मूवमेंट तो हो ही रही है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है यहाँ पे। बट इसमें फिक्स था, यहाँ पर उसको पिन कर दिया, ठीक है। तो उसका लेंथ और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 2L। मैंने बताया था, जैसे जैसे सपोर्ट कंडीशंस आपके कम रेस्ट्रेन करेंगे, कम बाधाएं डालेंगे मूवमेंट में, वैसे वैसे उसका लेंथ बढ़ेगा। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, तो लेटरल बकलिंग भी बढ़ेगी, है कि नहीं। और अगर लेटरल बकलिंग बढ़ेगी, दोनों चीज बढ़ गई, तो बताओ लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, बताओ चैट पे, बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ चैट पे। लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो लेटरल बकलिंग भी बढ़ते जा रही है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। समझ गए? जैसे जैसे सपोर्ट कंडीशंस कम रिस्ट्रेन करेंगे, कम बाधाएं डालेंगे कॉलम के मूवमेंट में, वैसे वैसे उसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं। सबसे 0.65 एल से शुरू किया था हमने, फिर 0.8 एल में गए, फिर 1 एल में आए, 1.2 एल में आए, अब 1.5, अब 2 एल पे घूम रहे हैं हम, ठीक है। तो लेंथ बढ़ रही है, लेटरल डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। फिर फिक्स कर दिया इसको, फिर से इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इस वाले एंड में ये मूव भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, समझ गए। यहाँ ये मूव हो रहा था और थोड़ा सा रोटेट कर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट। यहाँ भी ऊपर मूव कर रहा था और थोड़ा सा रोटेट हो रहा था, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। और इस वाले में ये मूव भी हो रहा है और रोटेट भी पूरा हो रहा है, ऊपर वाला एंड इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये एंड कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेंगे ये, ठीक है, उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आपको आईएस कोड देखना अलाउ करेंगे, बट आगे जाके जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये गिवन रहेगा और अनसपोर्टेड लेंथ यानी कि एल गिवन रहेगा, ठीक है। बट टेबल नहीं होगी आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीजें वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या थी, ठीक है, 0.65, 0.8, 1L, 1.2L, 1.5, 2L एंड 2L, ठीक है। एक मिनट रुको, तो किया मैंने, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो टेबल नंबर 28 क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है। वैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, देखो, अगर आरसीए क्वेश्चन कर रहे हो तो आरसीसी वाला कंसिडर करना है, ठीक है। सोम का कर रहे हो तो सोम वाला कंसिडर करना है, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड रेशियो, अगर स्टील कर रहे हो या सोम कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड रेशियो L/R यूज होगा, जो उसमें फॉर्मूला है, ठीक है। आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हो तो एल इफेक्टिव बाई डी यूज करना है, एल इफेक्टिव बाई बी यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है। चलिए, a column is considered to be short if ratio of effective length to its least lateral dimension is less than or equal to 12, ठीक है। बता दिया था मैंने आपको, रेशियो इफेक्टिव लेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। ये वो L/R वाला है, ठीक है। तो L/R वाला था ना आपका सोम में, याद है ना, L/R का जो सोम में था, उसी के कंडीशन, उस, ये तो L इफेक्टिव बाई डी वाला था, ठीक है। और ये सोम की कंडीशंस के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। बकलिंग टेंडेंसी इज वेरी लो, मैंने बताया था। देखिए, एल, अगर एल इफेक्टिव बाई डी लेस देन 12, इसका मतलब क्या है, लेंथ कम है ना उसका, और अगर लेंथ कम है तो बकलिंग टेंडेंसी भी कम होगी, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई, मैंने बताया था, अगर लेंथ कम होगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम इज बाई क्रशिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्रश हो रहा है ये, ठीक है। बकल तो ज्यादा हो नहीं रहा है, तो शॉर्ट कॉलम में बकलिंग की फेलियर नहीं होगी। लॉन्ग कॉलम का लेंथ ज्यादा है तो बकलिंग ज्यादा होगी, और बकलिंग ज्यादा है तो वो बकलिंग से फेल करेगा, ठीक है। पढ़िए इसको, इस टेबल को पढ़िए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी पॉइंट में? मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। बस ये फिफ्थ वाला पॉइंट आपका थोड़ा सा मेन है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम क्रशिंग से फेल करता है, लॉन्ग कॉलम बकलिंग से फेल करता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम, ठीक है। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कॉलम कैन बी मेड अप ऑफ प्लेन कंक्रीट, क्योंकि कॉलम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन के लिए होता है, ठीक है। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज आरसीसी कॉलम्स इंस्टेड ऑफ प्लेन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए हमने तो बोल दिया कि भाई हम कॉलम को सिर्फ और सिर्फ एक्शन लोडिंग के लिए कर रहे हैं, जैसे कंप्रेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। और डिजाइन कैसा कर रहे हैं इसको, डिजाइन कैसा कर रहे हैं इसको, हम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। पर जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा लोड आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास करे, क्या पता बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए, है ना, वो सेंट्रल एक्सिस पे खड़ा ना हो, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ बेंडिंग भी हो जाए उसमें, ठीक है। तो इस बेंडिंग के लिए हम डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, पर हम लोग कुछ स्टील दे देते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि टेंशन भी वो झेल ले। भले ही हम बेंडिंग के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिजाइन सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स के लिए कर रहे हैं। बट जो आईएस कोड ने हमें फॉर्मूला दिया है वो ऐसा फॉर्मूला है कि वो मेनली तो डिजाइन कर रहा है कंप्रेशन के लिए, बट वो कुछ टेंशन झेलने के लिए भी एडिक्वेट है, ठीक है। कितना टेंशन झेलने के लिए एडिक्वेट है वो समझेंगे आगे जाके, ठीक है। बट थोड़ी बहुत बेंडिंग भी वो झेल लेगा, भले ही हम स्पेशली बेंडिंग के लिए कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, बट फॉर्मूला हमारा ऐसा है कि वो थोड़ा स्टील का एरिया भी दे देता है हमें, ठीक है। कैसे देता है, क्या फॉर्मूला है समझते हैं, ठीक है। चलिए, the plain concrete requires a very large area as compared to RCC column. We have seen earlier the steel can take load m times that of concrete or same area. ये याद है, ये वाली चीज याद है ना आपको, याद है ना, मॉड्यूलर रेशियो बताया था मैंने आपको। तो अगर कंक्रीट में आपका सिग्मा सी का स्ट्रेस है तो स्टील में कितना होगा, एम सिग्मा सी का स्ट्रेस होगा, है कि नहीं, याद है ना आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, ठीक है। तो वही बता रहा है ये, ठीक है। तो अगर अगर आप देख रहे हो कि एम टाइम्स वो स्ट्रेस झेल सकता है स्टील, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका 100 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए कंक्रीट का, ठीक है, और एम है समझ लीजिए आपका 4, वैसे 4 कभी आता नहीं है, ऐसे ही बता, चलो 4 नहीं, कुछ रियलिस्टिक वैल्यू लेते हैं। एम आपको समझ लीजिए 13.33 है, ठीक है, ये तो आपको याद होगा आता था, ठीक है। तो बताइए स्टील कितना चाहिए होगा, स्टील का एरिया कितना चाहिए होगा बताओ, कैलकुलेट करो बताओ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। तो 7.5 मीटर स्क्वायर चाहिए होगा स्टील, ठीक है, अगर हम इसकी जगह स्टील यूज करें, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, स्टील ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है कंक्रीट के मुकाबले, इसलिए आरसीसी का जो एरिया होता है, आरसीसी कॉलम का जो एरिया होता है, वो प्लेन कंक्रीट कॉलम जिसमें सिर्फ कंक्रीट होता है उसके एरिया से कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर लोड द सेक्शन ऑफ एन आरसीसी कॉलम will be much thinner than that of a plain concrete. Thus, by using RCC column, a lot of space can be saved as the size of column will be less. ठीक है, चलिए दूसरा, minimum area of steel is always provided in column whether it is required for carrying load or not. It is done to resist tensile stresses which may be caused due to eccentricity of load. Eccentricity मतलब वो एक्सिस पे एक्ट ना करके एक्सिस से थोड़ा हटकर एक्ट करे, ठीक है। तो वो सेंट्रोइडल एक्सिस से जितना दूर होगा वो लोड, उसको बोलते हैं eccentricity, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्टली एक्चुअली लोडेड स्ट्रक्चर। मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड पे ही लग रहा हो हमेशा लोड, क्या पता सेंट्रॉइड से या लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से थोड़ा हटकर लगे लोड, ठीक है। तो कितना हटकर लगता है लोड, उसका डिस्टेंस उस एक्सिस से, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, उसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसलिए भी अगर इसेंट्रिक हुआ तो ऑब्वियसली बात थोड़ा टेंशन टेंशन आएगा उसमें, अगर टेंशन आया तो उसके लिए हमें स्टील की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए स्टील की जरूरत पड़ती है हमें कॉलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कुछ नहीं है, लेटरल का ये अलग, लेटरल का दूसरा वर्ड है, ठीक है। बताया था मैंने आपको, ये कॉलम है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऐसे आते हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इनको, और इनके इर्द गिर्द जो सर्कुलर या हेलिकल जो भी आपका आता है उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसवर्स, ठीक है। हाँ इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होता है, हाँ हॉरिजॉन्टल ही होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जाने पड़ते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ स्टील बार प्लेस लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली का डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, ऑल्सो कॉल्ड मीन स्टील, फंक्शन लॉन्गिट्यूडनल स्टील आर एज फॉलोज, ठीक है।
टू शेयर द कंप्रेसिव लोड अलॉन्ग विद द कंक्रीट, बताया था मैंने, उसमें स्ट्रेस m टाइम्स द कंक्रीट आ सकता है, ठीक है, इसलिए ओवरऑल साइज ऑफ कॉलम इज लेस। टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू एनी मूवमेंट और एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बता दिया था मैंने आपको, अगर इसेंट्रिक होगा तो मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा टेंशन होगी, टेंशन होगी तो स्टील चाहिए, ठीक है। तो इम्पार्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्यों चाहिए होती है, क्यों चाहिए होता है कि वो बेंडिंग हो, और बेंडिंग हो तो क्रैक्स ना आए, ठीक है, डक्टिलिटी वो होती है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज ड्यू टू कंटिन्यूअस कांस्टेंट लोडिंग अप्लाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्रीप, श्रिंकेज, श्रिंकेज बताया था, पानी है तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो श्रिंक करेगा वो, और अगर श्रिंक करेगा तो क्रैक्स आएंगे, तो उन क्रैक्स को ज्यादा बढ़ने ना दे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्टील। वैसे ही मैंने बताया था स्टील और कंक्रीट के बीच में पार्टनरशिप होती है ना, बॉन्डिंग होती है, तो स्टील जो कंक्रीट में क्रैक्स आता है उसको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो कॉलम में भी स्टील सेम टू सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर transverse reinforcement. Transverse reinforcement provided along the lateral direction of the column in the form of ties or spirals enclosing the main steel. बताया था मैंने आपको, ये मेन स्टील है, इनके इर्द गिर्द चारों ओर एचिल टाई लगा देते हैं ताकि स्टील बाहर ना भागे, ठीक है, बाहर ना भागे मेन स्टील, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर स्टील आर एज फॉलोज, ठीक है। टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन पोजीशन, मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है मेन स्टील जो है बाहर ना भागे तो उसको वहीं पर रखने के लिए। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वही सेम चीज है, ठीक है, बार सीधे के सीधे रहे, ऐसे बकल ना हो, ऐसे बकल ना हो बार, ठीक है, सीधे के सीधे रहे, ठीक है। टू रेसिस्ट डायगोनल टेंशन कॉज टू ट्रांसफर शियर डेवलप बिकॉज ऑफ एनी मोमेंट और लोड, ठीक है। मैंने बताया था अगर शियर होगा तो शियर के लिए हम उसमें टाइस प्रोवाइड करते थे, टाइस याद है ना, टाइज या जो भी स्टिरअप्स बोलते थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक लेटरल टाइज जो है, जो शियर के वजह से डायगोनल टेंशन होता है, डायगोनल टेंशन कॉन्सेप्ट याद है ना, ऐसा होता है कंक्रीट, यहाँ शियर, तो कुछ ऐसा बेंड हो जाता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर भाग रहा है कंक्रीट, यहाँ पर भाग रहा है कंक्रीट, तो यहाँ हो गई क्रैक, ठीक है। तो इन क्रैक को रोकने के लिए भी लेटरल टाइज काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा टेंशन होता था, डायगोनल टेंशन होता था, तो डायगोनल टेंशन को झेलने के लिए भी लेटरल टाइज मददगार होते हैं, ठीक है। तो इम्पार्ट डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी क्या, इन डक्टिलिटी इम्पार्ट कर ही रहा है वो, है ना, क्योंकि एक तरीके क्रैक को रोक रहा है, ठीक है। टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग और बल्जिंग आउट ऑफ कंक्रीट बाय कन्फाइनिंग इट इन द कोर, मतलब देखिए आपका ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, और ये आपका है लेटरल टाइज, ठीक है। सबसे पहले इन लोगों को बैठा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद कंक्रीट कोर होता है। तो एक तरीके का कोर बन गया ना जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है और लेटरल टाइज है, तो इसका एक रूम बन गया ना इसके अंदर, तो कंक्रीट इससे बाहर नहीं भागेगा, ठीक है, कंक्रीट वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो उस एक तरीके का रूम बना दिया उसके अंदर ताकि कंक्रीट उसी में रहे और कंक्रीट बाहर ना जाए ज्यादा, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का हेल्पफुल बना देता है एटमॉस्फेयर वहाँ पे लेटरल टाइज, ठीक है। चलिए अब आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस में आ गए हैं हम लोग, ठीक है, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, कवर, कवर कितना देते हैं, कवर मैंने बताया था क्या होता है आपका, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ठीक है, ये आपका कंक्रीट है पूरा, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बार्स अपने घुसाए हैं ऐसे, तो लास्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, सबसे बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल बार और कंक्रीट के आउटर स्पेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कवर। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर बाहर का एटमॉस्फेयर या बाहर का पानी स्टील के कांटेक्ट में आ गया तो स्टील में क्या होगी, रस्ट, रस्ट होगी, है ना। तो स्टील का रस्टिंग या कोरोजन रोकने के लिए हम कवर देते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट बार जो होता है उसके और कंक्रीट के आउटर मोस्ट सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कवर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कवर। हाँ वो बात देखिए, बाहर तो होता ही है वो, ठीक है, बाहर तो कंक्रीट, बाहर तो कंक्रीट होता ही है, ठीक है, पर उसको यहाँ पर भी तो होना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी तो होना पड़ेगा ना कंक्रीट को, ठीक है। तो देखिए जैसे आप समझ लीजिए आपको 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट चाहिए, ठीक है, स्टील के बाहर के लिए आपको चाहिए 20 मीटर क्यूब, और स्टील रीइंफोर्समेंट के अंदर के लिए चाहिए आपको 80 मीटर क्यूब, तो वो 80 मीटर क्यूब बाहर ना आ जाए, ठीक है, वो कन्फाइंड रहे अंदर, इसलिए लेटरल टाइज और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट मिलकर एक रूम बनाते हैं उसमें, ठीक है, ताकि जो 80 मीटर क्यूब कंक्रीट है वो अंदर ही रहे, ठीक है, अंदर ही रहकर वो
उसमें सेट हो, ठीक है। और 20 मीटर क्यूब जो बाहर का है, जो स्टील के बाहर का है, वो तो बाहर रहेगा ही, ठीक है। पर जो स्टील के अंदर जो कंक्रीट होनी चाहिए बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए, वो अंदर ही रहे, ठीक है। बिल्कुल सही। पहले फॉर्म वर्क सेट होता है। फॉर्म वर्क सबसे पहले बार स्टील हम बांधते हैं, उसके बाद फॉर्म वर्क आता है। फॉर्म वर्क और स्टील के बीच में हम कवर ब्लॉक्स डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट पोर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितना कवर देते हैं कॉलम में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नॉमिनल कवर फॉर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन एनी ऑफ द फॉलोइंग 40 या डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। तो आपका मेन स्टील का डायमीटर है उससे, या फिर 40 इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे कम नहीं होना चाहिए आपका नॉमिनल कवर, ठीक है। आपका जो कवर है वो 40 या डायमीटर ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए। ये चेंज भी होता है कैसे, अभी पता लगेगा। इन केस ऑफ स्मॉल साइज कॉलम ऑफ डायमेंशन लेस देन 200 ठीक है। 200 मतलब आपका जो मैंने आपको बताया था विड्थ या डेप्थ, ठीक है। अगर विड्थ और डेप्थ दोनों ही 200 के इक्वल है या फिर उससे कम है, ठीक है। और उसमें जो मेन स्टील है उसका डाया आपका 12 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 25 का कवर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरली आपका ये होता है, बट अगर कॉलम आपके छोटे हैं, ठीक है, कितने छोटे, 200 की इक्वल या उससे कम, ठीक है, और उसमें बार जो है उनका डाया 12 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 25 का कवर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आईएस कोड का रिकमेंडेशन, ठीक है। चलिए, फिर है स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड सपोर्ट शैल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन। समझ रहे हो, देखो क्या है, ये एंड सपोर्ट है, ये एंड सपोर्ट है, ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम का विड्थ मान लीजिए आपका 100 है, ठीक है। तो इसका जो अनसपोर्टेड लेंथ है, एल इफेक्टिव की बात नहीं हो रही है, अनसपोर्टेड लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको, ये अनसपोर्टेड लेंथ आपका नॉट ग्रेटर देन 60 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। तो बताओ इसमें ये एल के ऊपर क्या बाधा है, एल इज नॉट ग्रेटर देन क्या वैल्यू बताओ, इसके हिसाब से 60 बी के हिसाब से बताओ क्या वैल्यू आएगी, बताओ चैट पे। ठीक है, 6000 ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 60 इंटू विथ, 60 इंटू लीस्ट लिटिल डायमेंशन लिखा हुआ है वैसे तो, but मैंने आपको बताया था कि जनरली बी ही कम होता है। अब देख लेना, इनके अगर डी कम हो डी यूज कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। देखिए मैंने बताया था आपको ई मिनिमम, ई बताया था मैंने, तो उसमें ई मिनिमम की वैल्यू होती है कि ई मिनिमम इतना तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। डिजाइन में इतना इसेंट्रिसिटी कंसिडर करना ही करना है, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे आपका ई मिनिमम कभी भी 20 से कम नहीं होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अगर उस फॉर्मूले से आपका ई मिनिमम 20 से कम आया, तो आप 20 ही रिपोर्ट करोगे आंसर में कि ये है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आया तो आप उसी को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, अनसपोर्टेड लेंथ है, ठीक है। एल इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे, एल इफेक्टिव से स्टैंडर्ड रेशियो में यूज हो रहा था, एल इफेक्टिव बाई डी या बी, ठीक है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए अनसपोर्टेड लेंथ यूज हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टेबल नंबर 28 था उसमें एल यूज कर रहे थे, वो आपका अनसपोर्टेड लेंथ था, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो आप पहले इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये 20 से कम है ज्यादा है, अगर कम है तो 20 रिपोर्ट कर दोगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी, और अगर ज्यादा है तो उसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। समझ में आ गया, अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, क्लास को यहाँ खत्म करते हैं क्योंकि आज मेरे ख्याल से काफी हो गया है, ठीक है। क्लास को खत्म करें ना यहाँ पे, ठीक है। क्लास को यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 20 से ज्यादा हुआ तो उसी वैल्यू को रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना, उसी वैल्यू को रिपोर्ट करनी है राजीव, ठीक है। चलिए तो हम क्लास को खत्म कर रहे हैं, बाकी फिर हम हो सकता है कि कल क्लास लूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हो सकता है कल कल को मैं आपको क्लास लूँ, ठीक है। तो बता दूंगा अगर कल क्लास लूंगा तो, ठीक है।
चलिए फिर, ओके बाय बाय, क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके कुछ प्रोविजंस रहते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। प्रोविजंस तो काफ़ी है, अभी काफ़ी न्यूमेरिकल्स बाकी है, अभी न्यूमेरिकल्स बाकी है, थ्योरी भी है काफ़ी, ठीक है। तो हम इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कल मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी आपकी क्लास, ठीक है, तो उसमें हम इससे आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय।